क्या टॉपिक मैंने बताया थी कल? स्वराज पार्टी हो गया है? हो गया था, उसमें थोड़ा सा और देख लीजिएगा आप। अगला टॉपिक है साइमन कमीशन। (1927) साइमन कमीशन ये टॉपिक है। अब साइमन कमीशन क्या है, कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका विरोध क्यों किया गया? तो सबसे पहले लिखिएगा टॉपिक का साइमन कमीशन गठन करने का कारण, क्यों इसको गठित किया गया, मतलब साइमन कमीशन के गठन का कारण, इसको गठित क्यों किया गया, इसको आपको जानना है। ठीक है, तो इसका पहला कारण ये है कि ये साइमन कमीशन है क्या है? साइमन कमीशन है क्या है? व्हाट इज द साइमन कमीशन? तो पहले साइमन कमीशन का जो नाम कभी कभार पूछता है कि साइमन कमीशन का असली नाम क्या है। इसका नाम जैसे कि मैंने पूछा था, उसका असली नाम क्या है? इसका नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1927। इसका असली नाम है, साइमन कमीशन का नाम है, इसका असली नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1927 इसका असली नाम है। साइमन कमीशन का नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1927। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? STATUTOARY। स्टैट्यूटरी का मतलब वैधानिक। सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है ना, वैधानिक चेतावनी, वो ये है, इसे स्टैट्यूटरी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1927। ठीक है, बहुत बार पूछा, ये भी पूछा गया है साइमन कमीशन का असली नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1927। अब कोई कमीशन का गठन क्यों किया गया था, इसको लेकर के मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो गठित करने का कारण, इसके दो रीजन इसमें बताए जाते हैं। पहला रीजन है कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये है, इसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बीतने के बाद एक ऐसे कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक है ना, ये लिखा गया 10 साल बीतने के बाद एक संवैधानिक कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक है ना, इंडियन कमीशन गठन किया जाएगा जो यह देखेगा कि भविष्य में किस प्रकार से संवैधानिक सुधार किया जाए,
यानी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह एक धारा बनाई गई थी जिसमें कि लिखा गया था कि 10 साल बीत जाने के बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो यह देखेगा कि 1919 का जो एक्ट बनाया गया था उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, या एक नया संविधान बनाने की बात मतलब की गई है उसमें। तो लेकिन दिक्कत इसमें एक चीज़ को आपको समझ में, इसमें जिस शब्द का प्रयोग किया गया है 10 साल, 1919 में अगर 10 साल जीतेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो आपकी इसके अनुसार तो 1929 में गठन होना चाहिए था, लेकिन 1927 में ही गठन किया हो गया। इसका फिर रीजन, दूसरा रीजन मैं बताता हूँ। इसका पहले बता देता हूँ। हुआ क्या कि ब्रिटेन में 2 सरकारें हुआ करती थी, एक थी कंजर्वेटिव सरकार, दूसरी थी लेबर की गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ब्रिटेन में, अब थोड़ा सा ब्रिटेन की हिस्ट्री जाने की तब समझ में आएगा। ब्रिटेन में 2 दलीय सिस्टम, कभी कल 3 दलीय, ब्रिटेन में व्यवस्था थी, वहाँ 2 सरकारें थी। एक था कंजर्वेटिव, इसको लिख लीजिएगा साइड में जो नई पहली बार पढ़ रहे हैं। दूसरे थे लिबरल या लेबर पार्टी, लेबर पार्टी या लिबरल, ये 2 पार्टियां हुआ करती थी। कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो भारतीयों को अधिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं थी, नाम ही इसका कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। तो यह भारतीयों को अधिकार नहीं देना चाहती थी, भारतीयों को अधिकार नहीं देना चाहती थी, या अधिकार देने के पक्ष में नहीं थी। यह भारतीयों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं थी। लेबर पार्टी जो थी ये भारतीयों को अधिकार देने के पक्ष में थी। उनका मानना था कि भारतीयों को जब हम अधिकार देंगे तो शिकायतें, असंतोष नहीं होगा और लंबे समय तक भारत के ऊपर क्या करेंगे, हम शासन करेंगे। तो यह भारतीयों को अधिकार देने के पक्ष में थे, भारतीयों को अधिकार देने के पक्ष में थे, ठीक है। अब फिर सुनिएगा यहाँ पर, अब 1927 की कहानी बता रहा हूँ कि 1927 में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि 1927 में किसकी सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। लेकिन इनको ये पता चल गया कि आगे हमारी सरकार नहीं रहेगी। हवा मालूम हो जाता है ना, रुख मालूम हो जाता है। तो इनको जब मालूम हुआ कि अगली साल गवर्नमेंट हमारी नहीं बनेगी, जब नहीं बनेगी तो किसकी सरकार बन जाएगी, लेबर की गवर्नमेंट बन जाएगी। और जब लेबर गवर्नमेंट आ जाएगी तो भारतीयों को ज्यादा अधिकार दे देगी, भारतीयों को ज्यादा अधिकार देगी। तो उससे बचने के लिए इन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 साल पहले ही इसका गठन कर दिया, ठीक है ना। तो 1927 में कंजर्वेटिव की सरकार थी, उसको यह लगा, यानी उसको यह लगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी, लेबर गवर्नमेंट की आ जाएगी, लेबर सरकार बनेगी जो भारतीयों को ज्यादा अधिकार देगी, जो भारतीयों को ज्यादा अधिकार देगी, ज्यादा अधिकार दे देगी। वह ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए इसका गठन 1927 में कर दिया गया। आगे लिख लीजिएगा, वह ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए इसका गठन 1927 में कर दिया गया। तो इसके गठन की प्रक्रिया को आपको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि साइमन कमीशन ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। 1927 में साइमन कमीशन गठन क्यों किया गया। अब इसका रूट कहाँ पर है, इसकी जो रूट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यानी एक लाइन में अगर हमको बताना हो, आपको बताना है तो 1927 का जो साइमन कमीशन गठित किया गया था उसके गठन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही की गई थी। एक लाइन में अगर लिखना हुआ
समझ में आया बेटा? यानी साइमन कमीशन के गठन की बात कहाँ पे की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 में इस एक्ट में ही जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है, ये बाकी डिटेल मैं आपको बताया हूँ, ये 1927 में, लेकिन ये लिखा गया कि 10 साल होने के बाद, लेकिन यह 2 साल पहले से गठन हो गया। 2 साल क्यों? इसको हमको बताने के लिए बताना पड़ा कि वहाँ पर 2 गवर्नमेंट थी, एक था लेबर, दूसरा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नहीं चाहती थी कि जो है लेबर सरकार आए तो वो भारतीयों को अधिक अधिकार दे दे, इसीलिए उसने 2 साल पहले ही अपने विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए इसका गठन कर दिया। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया? अब इसमें फिर आगे बताऊंगा कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों गठित किया गया। मैंने फिर इसमें लिखवा चुका हूँ कि वो देखना चाहता था कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें क्या कमियां हैं या उससे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय खुश नहीं थे। आपको मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को उत्तरदायित्व देना, पीछे बता चुका हूँ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना, लेकिन इससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे। तो इनको लगा कि कमीशन फिर से दोबारा भेजा जाए और वह कमीशन जो भेजा जाए वो भारत में जाए, लोगों से जांच करे, लोगों से विचार विमर्श करे, और विचार विमर्श करने के बाद वह लोगों से राय ले, और राय मतलब पूछे लोगों से जा करके, और इसके बाद फिर जो अपनी रिपोर्ट जो देगा उसके आधार पर फिर नया संविधान बनाया जाए। यानी 1919 की जगह पर एक दोबारा फिर से वो नया एक्ट बनाने की वो लोग बात कर रहे थे, ताकि भारतीय उससे क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो एक कमीशन बनाया गया था, यह एक संवैधानिक कमीशन था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? हाँ, साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, और ये जो 7 सदस्य थे ब्रिटेन की संसद के सदस्य हुआ करते थे, सभी सदस्य। ठीक है ना? ये कौन थे इसमें? ब्रिटेन की संसद के सभी पार्टियां, जितनी पार्टियां थी ना, उन्होंने लेकिन उसमें कंजर्वेटिव पार्टी की ज्यादा संख्या थी। ठीक है ना? कि सभी पार्टियों के सदस्य थे। तो 7 सदस्य में इसके अध्यक्ष कौन थे? मैंने बताया कि इसका नाम क्या था? इसका इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इसका नाम रखा गया था। ठीक है ना? इसका नाम रखा गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन आलब्रुक, इसका नाम पूरा नाम था सर जॉन आलब्रुक साइमन, इनका पूरा नाम था सर जॉन आलब्रुक साइमन, इनका पूरा नाम था। और इनके सहायक एक सदस्य होते थे क्लीमेंट एटली। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली इनके सहायक थे, असिस्टेंट थे। ये भी एक सदस्य थे, असिस्टेंट। क्लीमेंट एटली क्या बने फिर बाद में ब्रिटेन के? 1946 में इन्हीं क्लीमेंट एटली को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। बाद में, पहले यह जो कमीशन बनाया गया था उसमें सर जॉन साइमन आलब्रुक साइमन के क्या थे? ये सहायक थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना? और जो दूसरे सदस्य थे वो थे अलग अलग ब्रिटेन की पार्टियों के क्या थे? मेंबर हुआ करते थे। जैसे कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सदस्य थे, कुछ जो है लेबर पार्टी के, कुछ लिबरल पार्टी के, अलग अलग पार्टियों के इसमें कुछ सदस्य हुआ करते थे। अच्छा, और 7 सदस्यों का नाम लिख रहे। इसमें 2 चीजों को याद रखिएगा। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का सदस्य नहीं था। इसमें साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य ब्रिटेन के संसद के क्या थे? सदस्य थे। इसको ध्यान रखिएगा, 7 सदस्य ब्रिटेन की संसद के सदस्य हुआ करते थे। और
इसमें किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था। लिख लीजिएगा, लिखिएगा, साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें किसी भी भारतीय को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इसी के आधार पर भारत के सभी नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया। अब इनका एक तर्क था कि कोई भी इनका एक प्रोविजन था, जो साइमन कमीशन बनाया गया है यह ब्रिटेन की संसद के सदस्यों के द्वारा बनाया गया है। जब भारतीयों ने विरोध किया कि आप, भारत इतना बड़ा देश है, क्या आपको इतना भी एक योग्य आदमी नहीं मिला जिसमें कि आप सदस्य एक उसका मेंबर बना सकें? और जो साइमन कमीशन था इसका उद्देश्य क्या था? भारत के लिए संविधान बनाना। यानी भारत का आप संविधान बनाने जा रहे हो और भारत का कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं, तो आपको मतलब कोई योग्य नहीं मिला होगा। तो इन्होंने ये तर्क दिया कि ये जो कमीशन बनाया गया, इस कमीशन में उन्हीं लोगों को रखा गया जो ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे। तो ब्रिटेन की संसद में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इस कमीशन में किसी भारतीय को नहीं रखा। समझ में आया? तो इनका यह तर्क था कि इस कमीशन में सभी भारतीय सदस्यों को रखा गया था, लेकिन इनका यह कहना पूरी तरीके से गलत था। उस समय ब्रिटेन की संसद में 2 भारतीय थे। ठीक है, लिखिए, आगे लिखिएगा। क्या लिखा है आपने? नहीं, और इसमें नहीं पता कि इसमें से बाहर किसी हाँ विरोध किया, लेकिन उस समय ब्रिटेन की संसद में यानी इंग्लैंड की संसद में 2 भारतीय सदस्य थे। पहला है साकुर जी साकला वाला, साकुर जी साकला वाला, साकुर जी साकला वाला। ये पहले सदस्य 2, उस समय भी ब्रिटेन की संसद में 2 भारतीय सदस्य थे। अगर ये लोग बनाना चाहते तो उनको आसानी से बना सकते थे। दूसरा है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये 2 भारतीय सदस्य ब्रिटेन की संसद में उस समय थे। इनका ये तथ्य था कि जो हमने यह व्यवस्था किया है कि जो इसमें मेंबर बनाया जाएगा उसमें कोई भी भारतीय संसद के सदस्यों से ही बनवाया जाएगा। ठीक है ना? अब आगे लिखिएगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार। लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि साइमन कमीशन का उद्देश्य, साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान बनाना था, भारत का संविधान बनाना था। ठीक है ना? वायसराय ने, वायसराय, तत्कालीन वायसराय
तत्कालीन वायसराय इरविन ने तत्कालीन वायसराय इरविन ने नवंबर 1927 में इसके गठन होने की सूचना दी। इसके गठन होने की सूचना दी। लेकिन इसमें किसी भारतीय को नहीं रखा गया था। इसलिए इस कमीशन का विरोध इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, हिंदू महासभा कामा इंडियन मुस्लिम लीग सहित अन्य पार्टियों ने किया। ठीक है ना, ये तो विरोध की बात हो गई। ठीक है ना, ये विरोध। लेकिन पूंजीपतियों जमींदारों पंजाब और अवध के ताल्लुकेदारों ने इसका सहयोग किया। यानी इसका क्या किया? सहयोग किया। मतलब इस कमीशन का क्या किया? सहयोग किया। B.R. अम्बेडकर ने भी इसको अलग से लिखा, क्वेश्चन पूछा गया है। B.R. अम्बेडकर ने भी साइमन कमीशन का सहयोग किया, विरोध नहीं किया। क्या किया? सहयोग किया। हाँ, क्यों किया? इनका संगठन था B.R. अम्बेडकर का दलित वर्ग संघ। इनका संगठन था दलित वर्ग संघ। इनका एक संगठन था। इनके माध्यम से इसका क्या किया? सहयोग किया। उसका रीजन मैंने आपको B.R. अम्बेडकर के सहयोग रीजन करने का रीजन ये था क्योंकि उनका आस्था और विश्वास भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी उनके ऊपर तनिक भी विश्वास उनके ऊपर नहीं था। इनका यह मानना था कि भारत के दलितों के साथ में न्याय वो कोई कर सकता है तो ब्रिटेन की सरकार ही हमारे साथ में न्याय कर सकती है। ठीक है ना, इसलिए उनको जो भारतीय नेतृत्व था जिसमें कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां शामिल थी उन पर उनकी तनिक भी आस्था नहीं है। ठीक है ना, इसलिए उनको मतलब कि उन्होंने इसका किया, सपोर्ट किया। अब किसकी? हाँ, क्या नहीं, अम्बेडकर ने क्यों समर्थन दिया मैं बता तो रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि B.R. अम्बेडकर का कांग्रेस से एक 36 का आंकड़ा था। विरोध दोनों का शुरू से ही रहा है, कांग्रेस का और गांधी का विशेष रूप से रहा है। तो B.R. अम्बेडकर का यह निजी रूप से यह मानना था कि भारत के दलितों को अगर कुछ देगा वही देगा तो ब्रिटेन की सरकार दे सकती है।
कांग्रेस को वह एक हिंदूवादी पार्टी मानते थे जिसमें कि भारत के सवर्ण वर्ग का ज़्यादा वर्चस्व दिखाई पड़ता है, और उनका ये मानना था कि कांग्रेस एक गेम कर रही है और जो कांग्रेस के नेता हैं वो दलितों को दबा के रखना चाहते हैं ताकि शासन और सत्ता में वह उनके लिए एक मजदूर की भूमिका में काम कर सकें। इसीलिए कांग्रेस की आस्था पर हमेशा B.R. अम्बेडकर ने क्या किया? अटैक किया, ऑलवेज अटैक किया। और वह कांग्रेस को एक हिंदूवादी पार्टी करते थे जिसमें कि ब्राह्मणों और उच्च वर्ग का क्या है? वर्चस्व। यह एक यहाँ पर एक मतलब कि उनका था, इसीलिए उन्होंने उनका सपोर्ट किया कि हम सपोर्ट करेंगे तो जो भी हम अधिकार चाहेंगे वो अधिकार हमको अगर कोई प्रोवाइड करेगा तो ब्रिटेन की सरकार हमको प्रोवाइड यहाँ पर कर सकती है। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन जो भी चलाया गया 1942 का, उसका भी B.R. अम्बेडकर ने विरोध किया। आगे मैं बताऊंगा आपको, B.R. अम्बेडकर के बारे में बहुत कम चीज़ें आपको पता है, जैसे गांधी के बारे में कम पता है, उससे B.R. अम्बेडकर के बारे में, दोनों की चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको। तो B.R. अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था और वो अंग्रेजों के साथ में थे। उनका ये मानना था कि भारत छोड़ने के पहले, अंग्रेज अगर भारत छोड़ के जाए अच्छी बात है, लेकिन भारत के दलितों की समस्या का सोल्यूशन पहले निकालना, मतलब कि भारत छोड़ने के पहले, और वो भारत छोड़ के चले गए तो फिर हम फिर कांग्रेस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे और जो दलितों की समस्या का समाधान दोबारा फिर से भारत में निकल नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया, सहयोग नहीं किया था, ठीक है ना। और वो भारत को एक यूनिट, एक कंट्री के रूप में भी नहीं देखना चाहते थे। उनका ये भी मानना था कि भारत का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग वर्गों में डिवाइडेड है, तो वह एक इंटीग्रेटेड इंडिया जिसे बना हुआ है उसके बहुत सपोर्टर वो नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन उन चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा जो है कि चीज़ें कैसे कैसे फिर डाइवर्ट हो गई। लेकिन जब इंडिया जब फ्री हो गया तो मैंने बताया ना, गांधी और अम्बेडकर के बीच में हमेशा छत्तीस का आंकड़ा रहा, दो व्यक्तियों से। सबसे अधिक गांधी का विरोध दो व्यक्तियों से रहा, एक है जिन्ना और दूसरे थे B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर चिट्ठियों में भर लिख लिख करके इनको गरियाते थे। गरियाने का मतलब कि वो वाली गाली नहीं थी, वो बड़े नेता थे, वो लोग बड़े नेता थे। गालियाँ का मतलब कि वो गाली नहीं देते थे, हाँ, एक डिसएग्रीमेंट दोनों नेताओं के बीच में था। वो जो था वह एक मतभेद था। दो चीज़ होती बेटा, एक मतभेद होता है, एक मनभेद होता है। तो दोनों लोगों के बीच में मनभेद नहीं था, मतभेद था। दोनों लोग दलितों का उत्थान चाहते थे, गांधी भी चाहते थे, B.R. अम्बेडकर चाहते थे, लेकिन जो डिफरेंस था वो तरीके में डिफरेंस था। B.R. अम्बेडकर का तरीका अलग था और गांधी का तरीका अलग था। ये दोनों में सिर्फ स्कूल की डिसएग्रीमेंट था। तो दोनों लोग देश बनाना चाहते थे, दोनों लोग समाज का उत्थान, लेकिन दोनों के तरीके में अंतर था, ठीक है ना। तो आगे लिखिएगा, जब ये साइमन कमीशन का जब विरोध करने की बात आ गई तो ये मैंने बताया कि इसमें सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटेन के लोग रहने वाले थे। अब ये साइमन कमीशन सबसे पहले लिखेगा कि 3 फरवरी गठन तो 1927 में किया गया, ठीक है ना। तो हाँ, 1927 में इसका गठन किया गया। कहाँ पे किया गया? इंग्लैंड में किया गया, इंग्लैंड में इसका गठन किया गया, इसका गठन किया गया। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य इसके थे, ठीक है ना। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन आलब्रुक साइमन, ठीक है ना, नाम पूरा इसके अध्यक्ष थे। और सभी सदस्य जो थे वह ब्रिटेन की संसद के क्या थे? सदस्य थे। और इसमें सभी सदस्य अलग अलग पार्टियों के लोग थे, अपोजिशन के भी थे और पार्टी के भी शामिल थे, ठीक है। अब यह सभी सदस्य जो है वह कहां पर आए? भारत में आए। भारत में क्या करने आए थे? चाय पीने के लिए। क्या भारत में इनका 7 लोग क्या करने आए? समीक्षा लंदन बैठ के नहीं कर सकते थे? तो संशोधन करने के लिए बात तो लंदन में ही बैठ के कर सकते थे ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इंडिया में आने की जरूरत? देखो, संविधान आए भारत में तो इन्होंने भारत के जो बहुत से शहरों में गए। अब लखनऊ में भी आए थे लोग, तो लखनऊ में आके क्या किया इन लोगों ने? ये जब भी किसी शहर में जाते थे तो जा करके वहाँ के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है ना, सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, आम आदमी हो गया, उन लोगों से वो चर्चा करते थे। पेपर में निकलता था कि लखनऊ के यहाँ पर फलाने कमीशन आया हुआ है,
जो लोग भी कुछ अपना संशोधन चाहते हैं या कहना चाहते हैं, वह लिखित रूप से या ओरली चाहे तो अपना वहाँ पर विचार क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भारत के अलग अलग शहरों में गए और जाकर के उन्होंने लोगों से कहा कि आप जो भी जैसा संविधान आप चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, आप उनको बताइए। तो 7-8 शहरों में पूरे भारत के अलग अलग गए और जाने के बाद लोगों से उन्होंने चर्चा किया, फिर उसकी बाकायदे वो रिपोर्ट बनाई और लंदन फिर दोबारा फिर लौट गए। और लंदन में जाने के बाद पूरी की पूरी रिपोर्ट को उन्होंने ब्रिटेन की संसद के सामने रखा, ठीक है ना। तो भारत में आए यह कब, 1928। और भारत के अलग अलग शहरों में गए, ठीक है ना। तीनों अलग अलग, अभी लिखा है कहाँ कहाँ गए थे, अलग अलग शहरों में गए और जाकर किससे बात किया, जो भी सम्मानित व्यक्ति होते थे या संस्था होती थी या राजनीतिक पार्टी के लोग होते थे, पार्टी के लोगों से इन्होंने क्या किया, से चर्चा किया, ठीक है ना। और चर्चा करने के बाद फिर लोग इंग्लैंड लौट गए, ठीक है ना। इतना मैं लिखित में भी बताऊंगा। इसके बाद ये लोग इंग्लैंड लौट गए और यह रिपोर्ट फिर अब इसकी जो जहां जितना लोगों से चर्चा किया, विमर्श किया, सबको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और 1930 में अपनी रिपोर्ट क्या हुआ, इन्होंने प्रकाशित किया। अपनी रिपोर्ट को ब्रिटेन की संसद के में रखा, इसे ब्रिटेन की संसद में रखा। तो 27 में गठन किया गया, 28 में भारत में आया, यह सब चर्चा किया और 1930 में इस रिपोर्ट को जो भी बातें हुई थी उसे ब्रिटेन की संसद के सामने रख दिया गया वहां पर कि भारतीय यह चाहते हैं, ठीक है ना। ये सीक्वेंस समझेंगे तभी है। अब अगले टॉपिक लिखेगा कि भारत में इसका विरोध किया गया, तो कैसे किया गया, कहाँ, ठीक है, लिखेगा ना कि लिखेगा यह कमीशन सबसे पहले बंबई पहुंचा। यह सबसे पहले कमीशन कहां पहुंचा, बंबई पहुंचा। कब आया, 1928, ठीक है ना। अब यह कमीशन बंबई ही बंबई का पत्तन था, तो सबसे पहले यह सेंटर बंबई पहुंचा। तो बंबई में यह कमीशन पहुंचा, यानी साइमन कमीशन पहुंचा और यहां पर इसका विरोध किया गया। सभी पार्टियों ने इसका क्या किया, विरोध किया। इसके बाद फिर यह फरवरी की घटना है, ध्यान रखिएगा इसको, इतना ये सब नहीं पूछता है, डेट नहीं पूछता है। इसके बाद फिर यह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली यानी 7 सदस्य जो थे जहां जाते थे साथ में जाते थे। दिल्ली में भी इसका घोर विरोध किया गया। लोगों ने नारे लगाए, झंडे लगाए, साइमन बैक गो बैक का नारा लगाया। जो यहाँ का पॉपुलर नारा था वो क्या था, साइमन गो बैक, ये नारा लोग लगाते थे और जहां भी जाते थे वहां पर क्या दिखते थे, काला झंडा दिखाते थे। क्या दिखाते थे, काला झंडा दिखाते थे, काला झंडा दिखाते थे। ये साइमन कमीशन का विरोध किया गया पूरे भारत में। दिल्ली के बाद फिर यह साइमन कमीशन लखनऊ भी आता है। लखनऊ में कैसरबाग में आया, जानते हैं। और यहाँ के जो बड़े महत्वपूर्ण नेता थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत। बाद में यह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने, गोविंद वल्लभ पंत। दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू।
और खलीकुज्जमा, खलीकुज्जमा, खलीकुज्जमा। खलीकुज्जमा पटना। इसके बाद यह कमीशन जो है पटना, कलकत्ता, पूना, मद्रास आदि शहरों पे गया। इसके बाद कलकत्ता, पूना, मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, पूना, मद्रास और विशाखापट्टनम। और पंजाब में भी गया था ये। और पंजाब की घटना को पता है क्या? नहीं, लाला लाजपत राय। पंजाब में भी यह आंदोलन था। पंजाब में नेतृत्व किसने किया? लाला लाजपत राय। यह जो है किसके गुरु थे? ये भगत सिंह के, भगत सिंह के गुरु थे, भगत सिंह के गुरु थे। और लाठी चार्ज में इनके सर पर चोट लगी, ठीक है ना। लाला लाजपत राय के लाठी चार्ज से सिर पर चोट लगी और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसी का बदला जो है भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली से, 3 लोग थे ना, क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु और भगत सिंह, ठीक है। तो इसी का बदला, इसका बदला किसने लिया? भगत सिंह ने लिया। इसका बदला भगत सिंह ने लिया। हो गया। ये हो गया साइमन कमीशन के बारे में। मैंने शॉर्ट भी बताया, इस बात क्वेश्चन नहीं पूछता। जो ABCD है मैंने बता दिया चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। अब अगली टॉपिक लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। ये रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है? आवाज़ सही आती है? सब कुछ काम भर के लिए है, समझने के लिए है। अच्छा, अब हम आते हैं अगली जो टॉपिक हमारी है वो है आपका, हाँ, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। इसकी टाइमिंग क्या है? डेट 1928। याद रखिएगा, ये बहुत बार तो आप बहुत डीप पढ़ लोगे लेकिन ऊपर ही पता नहीं है। नेहरू रिपोर्ट मैच कराने के लिए पूछ दिया, गायब हो गए 27, 28, 29। तो नेहरू रिपोर्ट कब है? 1928। साइमन कमीशन 1927। हाँ, डेट याद रखिएगा। 27 में गठन किया गया, 28 में भारत में आए और 29 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित। ये चीज है, ठीक है ना। अब ये है नेहरू रिपोर्ट 1928। अब फिर प्रश्न उठता है कि नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट है क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूं, पहले समझ लीजिए। साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन गठन क्यों किया गया? भारतीयों के लिए यह संविधान बनाने का प्रयास था, ठीक है ना। साइमन कमीशन क्या है? लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जैसे कि जो संविधान हमारी कमेटी बनाई गई थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिसमें कि 200 लोग, कितने सदस्य थे? संविधान सभा जो हमारी बनाई, कितने सदस्य थे? 299। संविधान सभा बनाई गई थी 299। फिर उसमें कुछ कमेटियां बनाई गई थी, 22 कमेटियां बनाई गई थी, आपको पता है। तो उसी प्रकार से जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन के माध्यम से
भारतीयों के लिए इन लोगों ने संविधान बनाने का प्रयास किया। यह भारतीयों के लिए संविधान बनाने का प्रयास था, लेकिन भारतीयों के लिए प्रयास था, लेकिन इसमें सदस्य कोई भारतीय नहीं था। सदस्य इसमें कोई भी भारतीय, नो इंडियन इसमें था ही नहीं। तो इतना बड़ा देश है, उसके लिए आप संविधान बनाने जा रहे हो, तो इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना, कि हर क्षेत्र संविधान क्या है, समस्याओं का सोल्यूशन ही तो है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की समस्या क्या है, तमिलनाडु की समस्या क्या है, उसको जो इंग्लैंड में बैठा हुआ जो भारत में कभी आया ही नहीं है, वो क्या संविधान बना देगा? उसके लिए तो भारतीय सदस्य होना जरूरी है ना, इसीलिए इसका विरोध किया गया। संविधान सभा में इसका कोई इसमें सदस्य नहीं देगा। अच्छा, अब नेहरू रिपोर्ट क्या है? तो जब पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा तब लिंक होगा, नहीं तो फिर आप पढ़ते रहोगे, इसे निकलता रहेगा आपके सर से। एक है कि जड़ को पकड़ना, तो मैं आपको जड़ पकड़ के बता रहा हूँ। कोई किताब पढ़िए, आपको एक लाइन समझ में आ गया। साइमन कमीशन इंग्लैंड यानी यूरोपियों के द्वारा, इंग्लैंड के संसद सदस्य के द्वारा भारत का संविधान बनाने का एक प्रयास था, जिसका विरोध भारतीयों ने किया। ये नहीं कि भारतीय संविधान नहीं चाहते थे, भारतीयों के विरोध करने का ये रीजन था कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो जब पूरे देश में व्यापक विरोध किया गया इसका, तो उसमें जो सबसे बड़े नेता गांधी स्थापित हो चुके थे। उस समय भारत सचिव थे, ध्यान से मैं लिख दीजिएगा, उस समय भारत सचिव, इसकी टॉपिक डालिएगा कि पृष्ठभूमि इसकी डाल दीजिएगा। क्या डालिएगा? पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड इसकी मैं बता रहा हूँ, नेहरू रिपोर्ट की इसकी बैकग्राउंड है कि इसको बनाया कैसे गया, ठीक है ना। तो इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। तो भारत सचिव उस समय थे, भारत सचिव, इनका नाम था बर्किनहेड। ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे, यानी भारतीयों को किसी प्रकार का कोई अधिकार देने के पक्ष में नहीं, भारतीयों को लेकर के इनका एकदम बंद दिमागी था। भारत सचिव थे कौन? बर्किनहेड। इनका डिस्प्यूट यानी इनका विवाद हो गया गांधी के साथ। इनका किससे वार्तालाप हुआ? गांधी के साथ। इसे हीट आर्गुमेंट कहा जाता है, बहस होना। तो इनका किस बहस हो गई गांधी जी से, पहले सुन लीजिए फिर बाद में लिखिएगा। तो गांधी के बीच में और भारत सचिव के बीच में एक हीट आर्गुमेंट हुआ, बहस हुई आपस में। तो बर्किनहेड से इन्होंने कहा कि आपने साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेरा मानना है कि भारतीयों के पास संविधान बनाने की क्षमता नहीं। ये बर्किनहेड ने उनसे बड़े ही एक रूड तरीके से कहा कि इसलिए नहीं रखा गया है कि भारतीयों के पास अपना संविधान बनाने की योग्यता ही किसी के पास नहीं, इसीलिए रखा। और अगर योग्यता है तो संविधान बना के दिखा दीजिए आप। तो गांधी जी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। गांधी जी ने कहा 6 महीने के अंदर हम आपको संविधान बना करके दिखा देंगे। तो भारतीयों के द्वारा यह गांधी जी ने जब स्वीकार किया, तो 3 महीने के अंदर ही यह एक संविधान भारतीयों के द्वारा बनाने का इसमें प्रयास किया गया, ठीक है। तो बर्किनहेड ने क्या कहा? बर्किनहेड ने गांधी से यह कहा कि भारतीयों के पास, भारतीय इतने योग्य नहीं है कि वे स्वयं अपना संविधान बना सके, फिर गांधी जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और कहा कि 6 महीने के अंदर वे संविधान बनाकर दिखा दें। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना।
बर्किनहेड ने गांधी से यह कहा कि भारतीय इतने योग्य नहीं है कि वे अपना स्वयं का संविधान बना सकें, ठीक है ना। गांधी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि वे 6 महीने के अंदर ही संविधान बना करके दिखा देंगे। आप लोगों के पास किताबें कौन सी है? स्पेक्ट्रम ठीक है, लेकिन स्पेक्ट्रम बहुत अभी तो आपको वो समझ में आएगी नहीं किताब, बहुत ही वो किताब ऐसी स्पेक्ट्रम किताब है कि उन्होंने मैटर को ठूस ठूस के भर दिया है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट लिखा ही नहीं है। आपको हर चीज़ पे एक स्टोरी इतिहास में है ना। अब ये स्टोरी आपको नहीं मिलेगी कहीं पर, दिक्कत इस चीज़ की जो कि आपको एक रीजन समझ में आता है, दैट इज द इशू। अब आपको इसको नेहरू रिपोर्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब तक आपको बर्किनहेड और गांधी के बीच में जो कन्वर्सेशन है, जब तक आप उसको नहीं समझो तब तक नहीं हो पाएगी। इतना हो गया। अब संविधान बनाने के लिए इन्होंने बात तो कहा कि 6 महीने के अंदर बना देंगे, तो संविधान बनाने के लिए कमेटी का फिर गठन किया गया, ठीक है ना। इसके लिए संविधान बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया। लिखा नीचे लिखेगा कि संविधान बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। संविधान बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कुल 10 सदस्य थे। कुल इसके 10 सदस्य थे। जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू तथा सचिव जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। इस कमेटी को नेहरू कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी का क्या नाम दिया गया? हाँ, इस कमेटी को नेहरू कमेटी कहा जाता है। इसे नेहरू कमेटी कहा जाता है। दोनों बाप बेटा थे। दोनों बाप बेटा थे। यही तो 60 गांठ है, यही दिक्कत है जो, यही तो 60 गांठ है ना। अब देखो इस चीज को समझने की जरूरत है। अब मोतीलाल नेहरू के पास, मोतीलाल नेहरू उम्र में बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। उनको ये चिंता थी कि हमारे जीते जी हमारा बेटा क्या हो जाए, सेट हो जाए, स्थापित हो जाए। कितने बड़े लोग हैं, इनके विचार कितना बड़ा है या छोटा उसको आप डिसाइड करोगे, हम उसको नहीं कहने वाले हैं। लेकिन मोतीलाल नेहरू जो कि भारत के जाने माने वकील थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील हुआ करते थे, बड़ी बड़ी इनके पास चीज़ें थी, लेकिन उनको भी ये चिंता थी कि हमारा बेटा हमारे जीते जी जवाहरलाल नेहरू जो है एक बड़ी सेट हो जाए राजनीतिक रूप से, यानी राजनीतिक रूप से सेट हो जाए। अब वो बिजनेस थोड़ी कर रहा है। तो इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरी जानबूझ करके बनाया ताकि उसमें और अच्छा उनको लगा सीखने को भी मिलेगा और इतने बड़ा पोर्टफोलियो उसको मिल जाएगा कि किसी प्रकार कोई दिक्कत भविष्य में नहीं हो। ठीक, आगे मैं फिर बताऊंगा कि मोतीलाल नेहरू कैसे गेम करते हैं अपने बच्चे को, और भी चीज़ें हैं इसके आगे। ठीक है, नेहरू कमेटी इसमें मतलब इसके सदस्य बनाए गए और इसमें जो दूसरे सदस्य थे वो लिखेगा इसमें तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, जी.आर. प्रधान, G.R. प्रधान, G.R. प्रधान, सरदार मंगल सिंह, सरदार मंगल सिंह, मंगल सिंह ये सिख थे। ठीक है ना, सरदार मंगल सिंह क्या थे? सिख। शोएब कुरैशी मुस्लिम, शोएब कुरैशी, शोएब कुरैशी
आदि को रखा गया, आदि को रखा गया। अब इसके लिए भी अलग अलग कमेटियां बनाई गई, जैसे हमारा संविधान के लिए कमेटी बनाई गई। अब इसमें जितना भी नाम 11 सदस्य में मोतीलाल नेहरू बड़े वकील थे, सबसे कम अगर कोई योग्य था तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। सब बड़े बड़े लोगों को इसमें रखा गया जो कि अपने एरिया के बहुत धुरंधर और वकील लोग थे। अब इसमें भी अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया, ठीक है ना, और उन कमेटियों में अलग अलग सदस्यों को रखा गया। अच्छा, अब क्या है कि अब इस कमेटी का उद्देश्य क्या था? नेहरू कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत का संविधान बनाना। नेहरू कमेटी का उद्देश्य था, भारत का संविधान बनाना। यह इनका उद्देश्य था, संविधान बनाना इनका उद्देश्य, ठीक है। नेहरू कमेटी का उद्देश्य था भारत का संविधान बनाना, और इसमें सभी के सभी सदस्य भारतीय थे, जो कि ये रिएक्शन में था। जैसे कि साइमन कमीशन में सभी इंग्लैंड के विदेश के रहने वाले थे, इसमें सब भारतीयों को रखा गया। इसका उद्देश्य इनको टास्क दिया गया। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत है कि इनको एक ऐसा संविधान बना के देना था कम समय में, जिसको लेकर के भारत के सभी लोग क्या करें, स्वीकार कर सकें, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी जो चुनौती थी नेहरू कमेटी को लेकर के, सबसे बड़ी जो चुनौती थी इसकी कमेटी की चुनौतियां थी कि जिसको भारत की सभी विचारधाराओं के लोग क्या कर सकें, स्वीकार कर सकें। लेकिन इसमें दिक्कतें हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो कि अस्वीकार, कौन से स्वीकार लोग थे जो स्वीकार नहीं करते? सबसे ज्यादा दिक्कत थी कौन? इंडियन मुस्लिम लीग। तो सबसे बड़ी जो चुनौती इनके सामने थी, वो थी, पहली थी इंडियन मुस्लिम लीग की, जिसकी कि एक अलग डिमांड हुआ करती थी। दूसरी थी अंबेडकर के भी सामने समस्या थी। ये जो विरोधी लोग इनको के होते थे, अब इनको कैसे, अगर सबकी सहमति अगर नहीं होगी, कुछ लोग विरोध करेंगे, तब इंग्लैंड वाले कहते कि आपने संविधान कैसा बनाया, इस पर तो आपके देश में सहमति नहीं है, हम इसको नहीं मानते। ये सबसे बड़ा एक इशू बना। इसको लेकर के इन्होंने 3 जो है सर्वदलीय पार्टियों का एक मीटिंग बुलाई। लिख लीजिएगा कि भारत, आगे लिखिएगा कि भारत के सभी विचारधाराओं और राजनीतिक पार्टियों, भारत की सभी विचारधाराओं और राजनीतिक पार्टियों पर सहमति बनाने के लिए नेहरू कमेटी ने दिल्ली, लखनऊ और बंबई में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया। और
उनके बीच में सहमति बनाने का प्रयास किया गया। आगे लिखेगा कि पहली और अंतिम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एम.ए. अंसारी थे। पहली और अंतिम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एम.ए. अंसारी थे और दूसरे के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। पहले और अंतिम के एम.ए. अंसारी और दूसरी के मदन मोहन मालवीय थे। आगे लिखेगा कि मई 1928 में, नीचे पैरा चेक करते, मई 1928 में नेहरू कमेटी का गठन किया गया और 1 जुलाई 1928 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो कितने महीना हो गया? और 1 जुलाई 1928 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है ना। इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया, इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। आगे लिखिएगा नेहरू रिपोर्ट, पैराचेक मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए। नेहरू रिपोर्ट भारतीयों के द्वारा स्वयं का बनाया गया संविधान है। नेहरू रिपोर्ट क्या है? भारतीयों के द्वारा स्वयं का बनाया गया संविधान। ये नाम भले रिपोर्ट हो, लेकिन इसका क्या है? यह एक संविधान है भारतीय। इसमें पूरी तरीके से सभी सदस्य भारतीय थे और जो संविधान का ड्राफ्ट उन्होंने बनाया, पूरा का पूरी किताब है, हल्का से नहीं कि 10 पन्ने का है, पूरी बुक है, पूरी नेहरू रिपोर्ट पूरी किताब है, ठीक है ना। तो ये भारतीयों के द्वारा पहली बार बनाने का यह प्रयास है। नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट क्या है? भारतीयों के द्वारा स्वयं का बनाया गया संविधान बनाने का एक प्रयास है। और यह संविधान दुनिया के दूसरे संविधानों से बहुत ही प्रोग्रेसिव था। लिखिएगा कि यह संविधान दुनिया के सभी संविधानों से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव था, आधुनिक था। यह संविधान दुनिया के अन्य संविधानों से बहुत ही प्रोग्रेसिव यानी आधुनिक था, आधुनिक था। क्यों आधुनिक था अभी मैं बता रहा हूं आपको, 3-4 बातों को आप समझ लीजिए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पहले तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में भी वोट देने का अधिकार नहीं था। यूरोपीय देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। पहली बार ये लोग थे जिन्होंने कहा कि मतलब कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ये बहुत चमत्कारिक बात है। दूसरा है कि यूरोपीय देशों में भी हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में भी नहीं था उस समय। भारत, आपको लगता है कि हर आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं था? हर आदमी भारत में वोट नहीं दे सकता था। आप फिर कहो कौन लोग वोट दे सकते थे? इससे कोई मतलब ही नहीं था। वोट देने, जो इंग्लैंड में जो भारत में वोट देने की व्यवस्था की, उन्होंने नियम बनाया कि जिसके पास 20 बीघा खेती हो,
यानी जो जमींदार छोटा मोटा हो वो वोट दे सकता है, या जिसके पास इनकम टैक्स फाइल करता हो वह दे सकता है, या कोई व्यापारी है वह वोट दे सकता है, या तो कोई जमींदार हो वह वोट दे सकता है। यानी और आम आदमी गरीब गुरबा को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था, वो कभी बिल्कुल समझ में कि हम भी वोट देंगे कभी। तो और कुछ लोगों को तो एक से कई वोट देने का अधिकार था, एक व्यक्ति के पास कई वोट दे सकता था वो। और यह व्यवस्था यूरोपीय देशों में भी थी। पहली बार इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति 21 साल का होगा वह वोट दे सकता है, हर व्यक्ति, चाहे उससे जात धर्म उससे किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत से, और इन्होंने महिलाओं को वोट देने की बात कही। सबसे बड़ी बात इन्होंने एक देश की एक भाषा की बात कही कि देश की भाषा हिंदी होनी चाहिए, देवनागरी जिसकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इसको लेकर के इन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान होना चाहिए फेडरल होना चाहिए, केंद्र में एक केंद्र की सरकार होनी चाहिए और फिर जो राज्य जो प्रांत होते हैं वो होने चाहिए। तो जो मॉडर्न हमारा जो संविधान बहुत कुछ जो है मतलब कुछ को देखता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इसका ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था, सब कुछ अच्छी बातें कही गई थी, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की, ठीक है ना। अब आगे मैं बताऊं नेहरू रिपोर्ट की महत्वपूर्ण तथ्य, नेहरू रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य, नेहरू रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य। नेहरू रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी क्या क्या इसमें रखा गया। पहले इन्होंने यह कहा कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। स्टेटस चाहिए, यानी इन्होंने डोमिनियन की मांग की, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस, कोई समझ रहा है डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? नहीं समझ? हाँ, इसको बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा। दो चीज होती है डोमिनियन स्टेटस में। होता क्या है मैं इसको बता दे रहा हूँ। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि हम शासन तो करेंगे लेकिन अंग्रेजों के अधीन रह करके करेंगे, ठीक है ना। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है वह शासन जो अंग्रेजों के अधीन रह करके किया जाए, कि अधीन रह, अभी इसको अभी क्लियर नहीं है, अधीन रह कर किया जाए। अब कहोगे यह कैसे? इन्होंने कहा डोमिनियन स्टेटस में होता क्या है, यह कहते हैं कि केंद्रीय सरकार के जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, अब देखिएगा केंद्रीय, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संचार मंत्रालय आदि, जो महत्वपूर्ण समझे वह किसके पास रहेगा? वह अंग्रेजों के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? अंग्रेजों के पास रहेगा। इसकी कंट्रोलिंग किसके पास रहेगी? अंग्रेजों के पास रहेगा। और बाकी सभी चीजें, बाकी जो बचेगा सभी कुछ किसको सौंप जाएगा? भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। भारतीयों को सौंप दिया जाएगा, सब कुछ सौंप दिया जाएगा, ठीक है। यानी आप ऐसे मानिए कि ये जो की डिपार्टमेंट है, ये जो चाबी इसकी रहेगी, ये महत्वपूर्ण विभाग जो कि पूरे इंडिया को कंट्रोल करते हैं, ये वाले, ये हो गया रक्षा विभाग हो गया, ये वित्त हो गया, ये संचार हो गया, ये विदेश हो गया, ये सब किसके कंट्रोल में रहेगा? ये ब्रिटेन की कंट्रोल में रहेगा। बाकी आप मुख्यमंत्री बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप मुख्यमंत्री सभी राज्य होंगे, उसमें 11 राज्य थे भारत में करीब,
1 2 11 राज्य हो गए। 11 राज्यों के आप मुख्यमंत्री बनाइए, हमसे कोई उसका मतलब नहीं है। प्रशासन भी खूब चलाइए, उससे हमसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ऊपर की चुटकी है आपकी, चुटकी हमारे तो वही नहीं है, ऊपर की जो चुटकी है वो हम पकड़ के रखेंगे, नस आपकी पकड़ के रखेंगे। बाकी जो है आप हमारे सुपरविजन में काम करिए, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये है डोमिनियन की बात, समझ में आया? डोमिनियन में क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा राज्य मान गए थे, हाँ। मतलब सेंट्रल पावर के जो काम करेगी, बाकी मतलब शासन अंग्रेजी करेंगे। ऊपर से मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश पूरे आपके हेड में रहेगा, यहाँ अंग्रेज दिखाई भी नहीं पड़ेगा, अंग्रेज दिखाई भी नहीं पड़ेगा। सब कुछ मतलब कि यहाँ के लोग का शासन प्रशासन चलाएंगे, अपने अधिकारी बनाएंगे। लेकिन जब फाइनल कंट्रोलिंग की बात आ गई तो फिर वहां पर दूसरा आदमी बैठा होगा। ये नाम पे ही था भारतीय संविधान, है नाम पे ही था। हाँ, यही था। और गांधी तो इसके बड़े पक्षधर थे। यह गांधी इसके बड़े समर्थक थे। गांधी इसके समर्थक क्यों थे? गांधी इसलिए समर्थक इसके थे, ये कांग्रेस के ही द्वारा बनाया गया है, जो ड्राफ्ट बनाया होगा बिना गांधी के प्रूफ के, बिना सहमति के नहीं किया गया होगा, क्योंकि गांधी नहीं बनवाया था ना। तो इससे ये गांधी का ये मानना था कि डोमिनियन स्टेटस से भारतीयों को यह फायदा होगा कि वो शासन और प्रशासन चलाने का अनुभव उनको सीखने और समझने का मौका मिलेगा। और जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो कहें कि हम स्वतंत्रता की मांग धीरे धीरे करेंगे, एकाएक नहीं करेंगे, इसी बीच में हम चीज़ों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो यहाँ पर स्वतंत्रता में, अब डोमिनियन में सिर्फ यही अंतर है। तो इन्होंने डोमिनियन की स्वतंत्रता की मांग नहीं किया, इन्होंने डोमिनियन की मांग की। समझ में आ गया? स्वतंत्रता में मतलब कोई अधिकार नहीं रहेगा आपका, खत्म, हर चीज आपका झंडा निकल, कोई कंट्रोलिंग रहेगी ही नहीं यहाँ। और डोमिनियन में मैंने बताया कि जो भी महत्वपूर्ण विभाग है वो रहेगा अंग्रेजों के पास, और बाकी सभी सब कुछ भारतीयों को क्या करे किया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। अगली पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई। दूसरा है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई। प्रत्येक 21 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया गया, यानी 21 ईयर का कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है। दूसरा है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की व्यवस्था थी। केंद्र में द्विसदनात्मक यानी केंद्र में दो सदन की व्यवस्था इन्होंने कहा कि द्विसदनात्मक, बाइकैमरी सिस्टम कहा जाता है इंग्लिश में। द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात इन्होंने कही। द्विसदनात्मक व्यवस्था की, द्विसदन होगा केंद्र में। आगे लिखेगा जाति, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर। अगली पॉइंट है जाति, धर्म। आपका संविधान कहता है ना, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही। यानी मनाही का मतलब किसी प्रकार का भेदभाव आप नहीं कर सकते, स्त्री पुरुष के बीच में, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वर्ग के आधार पर कोई भी आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे हमारे संविधान में भी ये प्रोविजन है, किया गया है। देखिएगा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगली पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।
अब जो मुसलमानों की समस्या सबसे बड़ी जो थी, जो मुसलमानों की जो समस्या थी, लखनऊ समझौता आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि सबसे बड़ी दिक्कत मुसलमानों को लेकर की थी। जो मुस्लिम एक अलग रिजर्वेशन की लोग मांग कर रहे थे, क्योंकि धर्म के आधार पर 1909 के एक्ट में प्रोविजन दे दिया गया था, वो लागू भी हो गया था। यानी 1919 का जो मिंटो मार्ले एक्ट था, उसमें मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया गया था, वो उसका लाभ ले रहे थे। तो उनको उसको देखते हुए सबसे बड़ी दिक्कत लीग इनका विरोध करती थी। तो अब उसको कैसे सेटिस्फाइड किया जाए, ये इनके सामने समस्या थी। तो इसका रास्ता इन्होंने निकाला, लिखेगा कि केंद्र सरकार में 1/3 आरक्षण मुसलमानों को दिया गया। केंद्र में 1/3 आरक्षण मुसलमानों को दिया गया। हालांकि जिन्ना 50% मांग कर रहे थे, और जो उस मुसलमानों की आबादी थी उस समय, वो 20-25% के आसपास में थी। आबादी उनकी 20-25% थी, लेकिन उन्होंने 1/3 की दिया गया। और लिखेगा आगे, लिखे इसी में लिखेगा कि जिन प्रांतों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जिन प्रांतों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वहां मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री बनेगा वो कौन बनेगा? मुस्लिम ही बनेगा। जिन प्रांतों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वहां पर आरक्षण नहीं दिया गया। लेकिन जहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनको आबादी के आधार पर आरक्षण दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में अगर 10% के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया। धर्म के आधार पर नहीं दिया गया, पॉपुलेशन के हिसाब से दिया गया। धर्म के आधार पर आरक्षण, मैंने बताया था ना कि वहां सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा हो सकता था और मुस्लिम ही वोट दे सकता था। ये है जो मिंटो मार्ले एक्ट में प्रोविजन मैंने बताया था आपको। इसमें क्या है कि सीट अगर मुसलमानों की होगी तो उसमें वोट सभी लोग देंगे। सीट रहेगी मुस्लिम, लेकिन वोटर होंगे सभी लोग। ये मतलब डिसाइड, दोनों में अंतर किया गया। नहीं तो ऊपर में लिखवाया ना कि धर्म जाति लिंग के आधार पर आरक्षण का भेदभाव की मनाही की गई थी, फिर इसका मतलब क्या रह जाएगा? इसीलिए इन्होंने धर्म को आरक्षण का आधार नहीं बनाया। आगे लिखेगा, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। भाषा के आधार पर प्रांत का गठन किया जाए। अब यहां भाषाई प्रांत के गठन की बात इन्होंने भी रख दी। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। भाषा के आधार पर, बाद में वही बनाया गया, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। लैंग्वेज के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। अगला है, संघीय शासन की व्यवस्था किया जाए। संघीय यानी फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, संघीय शासन की व्यवस्था किया जाए, जिसके अंतर्गत सभी प्रांतों का विलय केंद्र में हो जाएगा। सभी प्रांतों का विलय कहाँ पर हो जाएगा? केंद्र में हो जाएगा। जैसे यूनियन गवर्नमेंट जैसे आज की तरह काम कर रही है। हो गया। ये सब चीजें, यही सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये है, ये पूरी रिपोर्ट भी आ गई, मैंने बताया। अब आगे लिखेगा
कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, अगला नेक्स्ट है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, INC का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। अब इसमें थोड़ी सी आपको अधिवेशनों के बारे में जानना पड़ेगा, 2-3 चीजों को जानना पड़ेगा। इसके बाद जानने के पहले थोड़ी इसकी बैकग्राउंड आप लिख लीजिए पहले, बिना बैकग्राउंड के आप नहीं पढ़ पाओगे। ये है इसका बैकग्राउंड, इसकी भूमिका, पृष्ठभूमि इसकी क्या है, इसकी बैकग्राउंड या इसकी पृष्ठभूमि क्या है? बता रहे हैं, अभी बता रहा हूं। अब कांग्रेस का जो इसकी, देखिए 2 चीजों को समझना जरूरी है। इस समय 1927 तक आते आते कि कांग्रेस के अंदर कुछ युवा वर्ग, बड़े नए युवा वर्ग का उदय होता है, ठीक है ना। तो INC के अंदर मतलब बाहर नहीं, कांग्रेस के संगठन के अंदर कुछ युवाओं का प्रादुर्भाव होता है, कुछ युवा नेताओं का प्रादुर्भाव होता है, जो कि बहुत यंग हुआ करते थे और वह कांग्रेस, जो गांधी से बहुत असहमत थे, उनका कहना है कि हमको तेजी से काम करना चाहिए और इसको आप गरम दल तो नहीं कह सकते हो, लेकिन आप उनको युवा जरूर कर सकते हो जो कि कांग्रेस को प्रभावित। उसमें थे जवाहरलाल नेहरू का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों लोगों का उद्भव होता है और दोनों लोग उस समय जवाहरलाल नेहरू, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इनका एक अलग अवतार के रूप में थे। यह समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? समाजवादी विचारधारा से बहुत ही प्रभावित थे, विचारधारा से प्रभावित थे। लेकिन इनसे भी हार्डलाइनर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इनकी जो विचारधारा, ये समाजवादी विचारधारा के तो ये भी थे, लेकिन इनसे एक कदम और भी ये आगे थे। यह क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित। इन्होंने दो नेताओं का उद्भव होता है कांग्रेस के अंतर्गत, जिन्होंने बहुत ही गहराई से पूरे कांग्रेस को प्रभावित किया, कांग्रेस को पटरी से उल्टने का प्रयास इन लोगों ने किया। अब थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू की पत्नी जो थी, कमला नेहरू नाम था इनका, ठीक है, कमला नेहरू, उनको हो गई बीमारी, उनको हो गई थी टीबी की बीमारी, ठीक है ना। उनको टीबी की बीमारी हुई तो टीबी का इलाज उस समय, इससे राज रोग कहा जाता है टीबी को, है राज रोग, ठीक है ना। तो उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था भारत में, तो इसका इलाज सिर्फ होता था कि आप जो है थेरेपी, आप किसी ऐसे जगह पर चले जाइए जहाँ ठंड, कोल्ड कंट्रीज हो, जहाँ की क्लाइमेट बहुत अच्छी हो, उनको सेनेटोरियम बोला जाता था, सेनेटोरियम, ठीक है। तो सेनेटोरियम जाने का साहस सबके पास नहीं था। सेनेटोरियम जो बने हुए थे वो कुल्लू, मनाली और ऋषिकेश वगैरह में बने हुए थे, बेंगलोर में, तो वहाँ रहना हर आदमी के बस। दूसरी बात है कि उसके जो पेशेंट होता है, ये बीमारी वायरल होती है, तो हर आदमी उनके नज़दीक में नहीं रह सकता है। तो कमला नेहरू को इन्होंने भिजवा दिया स्विट्ज़रलैंड, ये विदेश भिजवा दिया। और जब विदेश गए तो एक आध बार जो है खुद गए देखने ताकने के लिए। तो जब वहाँ यूरोपीय देशों में वहाँ पर गए, तो वहाँ पर यूरोपीय देशों में जब गए वहाँ पर, तो वहाँ के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात किया और वहाँ पर समाजवादी विचारधारा, जैसे स्पेन है तो समाजवादी विचारधाराओं का शासन वहाँ पर था। और कुछ देश जो कि बहुत पहले गरीब हुआ करते थे,
जब वो स्वतंत्र हो गए और समाजवादी विचारधारा को अपने यहाँ लागू किया तो उस देश में बहुत ही समानता आ गई। जो कल के गरीब हुआ करते थे, जो भूमिहीन थे, जो दलित हुआ करते थे, उनको सभी अधिकार मिल गए। तो समाज में एक प्रकार की समानता उनको देखने को मिली। सोवियत संघ में भी देखने को मिला उनको। सोवियत संघ में 1917 में क्रांति हो चुकी थी और 1927 तक आते आते बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव हो चुका था। जो जमींदार शासक क्रूर हुआ करते थे उनका शासन खत्म हो गया था, समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तो स्पेन में, सोवियत संघ में जब गए तो यूगोस्लाविया गए, बहुत से देशों में गए तो उन्होंने स्टडी किया इसका, जवाहरलाल नेहरू ने। और स्टडी करने के बाद जब वो भारत में लौटे तो वो पूरी तरीके से बदल चुके थे, अच्छे तरीके से। उनको ये समझ में आया कि भारत की समस्याओं का सलूशन अगर कहीं पर है तो वह है समाजवादी विचारधारा में इसका सलूशन। जो गुर्बत और गरीबी यहाँ पर भारत में है उसको समाप्त करने का अगर कोई माध्यम है वो है समाजवादी विचारधारा। और उससे बहुत प्रभावित थे और उसको कांग्रेस की नीतियों में शामिल करवाने का भी उन्होंने बहुत ही मजबूती से प्रयास किया। अब एक मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी विचारधारा ने कांग्रेस को कैसे प्रभावित किया। एक मेंस के क्वेश्चन है, सब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कौन? अब सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए। जितना मैंने बताया डिट्टो जो है सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है। सुभाष चंद्र बोस जो है जमींदारों के बड़े विरोधी थे। कहा कि जमींदारों की सारी जमीन को छीन लेना चाहिए और छीन करके जो है गरीबों के बीच में या स्टेट अपने हाथ में ले ले पूरा का पूरा। वह उद्योगों के भी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थे। उनका लगा उद्योग है तो उसमें गरीबों का भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि अगर समानता लानी है तो गांधीवादी तरीके से भारत में कभी भी समानता नहीं आ सकती। अब यहाँ पर यह एक फिलॉसफी की बात आ जाती है। उनका कहना है कि जब जैसे ही देश स्वतंत्र होगा सबसे पहले पूरे स्टेट का जो रिसोर्स है, पूरे देश का रिसोर्स, वो सरकार अपने हैंड में ले ले। जैसे B.R. अम्बेडकर, अब देखिए थोड़े से अंतर समझिए, सुभाष चंद्र बोस और B.R. अम्बेडकर को अंतर में समझा रहा हूँ। B.R. अम्बेडकर दलितों की मसीहा माने जाते हैं आज भी और बड़े दलितों के सुचिंतक भी माने जाते हैं, सही भी है। लेकिन B.R. अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में कभी भी जमींदारी उन्मूलन की बात उन्होंने नहीं कही, ध्यान रखिएगा। जबकि वो मुद्दा उठाना चाहिए था कि दलितों को अगर अधिकार देने की बात है, रिजर्वेशन की बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यह भी मुद्दा उठाते कि हर दलित या हर वंचित व्यक्ति, चाहे वो दलित हो चाहे दलित नहीं भी है, अगर वह भूमिहीन है तो जिसके पास 1000 बीघा जमीन है उस जमीन को लेकर के दलितों या भूमिहीनों के बीच में बांट देना चाहिए। रिजर्वेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी। जैसे हम लोग दलित गरीबों को जो है निःशुल्क राशन देते हैं, 20 किलो 30 किलो 40 किलो, आप जानते हैं। रिजर्वेशन देते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, बहुत सुविधाएं देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि वह दलित परिवार जिसके पास की 1 इंच जमीन नहीं है, वह मजदूरी करता है, अगर उसके पास 4 बीघा खेत हो तो वह आधी समस्याओं का सोल्यूशन वो क्या करेगा, खुद निकालेगा। आपको राशन देने की जरूरत नहीं है, पूरे परिवार को वो जो सर्वाइव कर सकता है। जहाँ तक नौकरी की बात है तो नौकरी रिजर्वेशन आप दे दीजिए। लेकिन B.R. अम्बेडकर ने पूरे जीवन भर में कभी भी उन्होंने ऐसा कोटेशन नहीं दिया, ऐसा बयान नहीं दिया। उनको तो ये मुद्दा उठाना चाहिए। गांधी ने भी जमींदारी व्यवस्था को उन्मूलन की बात नहीं की, ध्यान रखिएगा। वो बड़ी सलाहकार आदमी थे इस मामले में। क्यों विरोध नहीं किया इन लोगों ने? गांधी जी ने क्यों विरोध नहीं किया? गांधी जी ने क्यों जमींदारों का विरोध नहीं किया? इसलिए नहीं किया जमींदारों और तालुकेदारों का, क्योंकि जो कांग्रेस को चंदे आते थे वो वही देते थे, दिक्कत थी। तो अगर वह उनका विरोध करते तो उनके चंदे खत्म हो जाते और कांग्रेस का चलना असंभव हो जाता। तो इस मामले में दोनों लोग एक पॉइंट पर हैं। B.R. अम्बेडकर और नेहरू एक ही पॉइंट पर खड़े। उन्होंने भी जमींदारों का विरोध नहीं किया, ठीक है ना। और बाकी हर मामले में उनकी जो बातें हैं अपनी जगह सही है, ठीक है ना। तो ये सुभाष चंद्र बोस इस मामले में बहुत ही क्रांतिकारी थे। उनका ये मानना था कि सभी जमींदारों की सभी भूमि को टेक ओवर कर लेना चाहिए और इसके बाद जिसको जैसी जरूरत हो उस हिसाब से उसकी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। और यह बहुत बड़ी समस्या का सलूशन भारत के लिए हो जाता है, यानी क्रांतिकारी तरीके। और उन्होंने कहा कि कोई जमीन अपनी देगा नहीं, हमको शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा।
पावर का, और यहीं पर गांधी वीटो कर देते हैं, कहीं नहीं 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 नहीं, हम जमींदारों के पास जाएंगे। अब गांधी और दोनों में अंतर देख लीजिए, गांधी कहते हैं कि हम हृदय परिवर्तन करेंगे, हम हृदय परिवर्तन करेंगे, हम जमींदार के पास जाएंगे, कहेंगे कि भाई एक ईश्वर की संतान है, गरीब हम ईश्वर की संतान, सभी लोग ईश्वर की संतान है, तो गरीब तो आपका भाई ही है ना, तो 1000 बीघे जमीन की क्या जरूरत है? आपका जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा गरीब को भी दे दीजिए। हाँ, ये हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। फिर बाद में विनोबा भावे उनसे ही प्रभावित होकर भूदान सुशासन, ठीक है, अंत्योदय योजना का उन्होंने चलाया, भूदान योजना। तो ये हृदय परिवर्तन की बात है। उन्होंने कहा कि हम हृदय परिवर्तन करके बदलाव कर देंगे, लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हृदय परिवर्तन तो सेकेंडरी हो गया, कोई अपने अधिकार को नहीं छोड़ता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, पावर का इस्तेमाल। अगर आप मान जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं मानते हैं तो फिर पावर। यह बदलाव की बात जो कि सुभाष चंद्र बोस और दोनों के बीच में यह क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। तो ये लोग कांग्रेस के ऊपर दबाव, अब देखिए 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब कांग्रेस के अधिवेशनों को मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ। ये अधिवेशन सेशन हुआ मद्रास में। कहाँ पे हुआ? मद्रास। इसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। M.A. अंसारी। ये अंसारी कौन है? अरे यही मुख्तार अंसारी का भाई, इनके दादा वादा लगते थे, गाजीपुर के रहने वाले हैं M.A. अंसारी, ठीक है ना। यही मुख्तार अंसारी के मतलब कि दादा वादा है, ठीक है ना। M.A. अंसारी जो है ये अध्यक्ष बने। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इन लोगों ने क्या किया, यानी जवाहरलाल नेहरू और इन लोगों ने, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव यहाँ पर पास करवा दिया, का प्रस्ताव पास करवा दिया। अभी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप 100 बार सर्च करोगे तभी नहीं मिलेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का पहला प्रस्ताव। हालांकि उसका उत्तर लाहौर है, लेकिन ये लोग जो था, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इसमें बूढ़े बुजुर्ग अधिक आते हैं। तो जब ऑल इंडिया मीटिंग हुई तो आया, इन लोगों ने एक ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया, और उस ड्राफ्ट में कहा गया कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में क्या था, डोमिनियन की बात थी, और बिना गांधी की सहमति तो कराया नहीं गया। यानी गांधी पूर्ण स्वतंत्रता अभी नहीं चाहते थे। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की अंग्रेज यहाँ छोड़ के चले जाए, गांधी जी नहीं चाहते थे उस समय तक। लेकिन इन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्तुत किया ड्राफ्ट, और उस ड्राफ्ट को उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई ये प्रस्ताव है, इस पर सब लोग सहमति अपना देते हैं, और सब लोग हाँ हाँ सहमति सहमति सहमति, और ये पास हो गया। जब एक प्रस्ताव पास हो गया, तो फिर यह प्रस्ताव के बारे में जब गांधी जी ने पढ़ा, ये क्या प्रस्ताव पास हो गया, जो स्वतंत्रता का प्रस्ताव है, अंग्रेज लोग नाराज हो जाएंगे फिर हमसे। तो इन लोगों ने बहुत ही क्लास इनकी लगाई, नेहरू सुभाष चंद्र बोस बुला करके, क्या ये करते हो आप? लेकिन पास हो गया तो हो गया, वो सीधी सी बात है, रिवर्स तो नहीं हो सकता है ना। तो इसका असर कांग्रेस के ऊपर पड़ा कि जो युवा वर्ग है वह स्वतंत्रता चाहता है, ठीक है ना। तो ये 1927 का मद्रास का सेशन इस मामले में इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भले ही झटके में ही पास करवा दिया, लेकिन पास करवा दिया। और जवाहरलाल नेहरू इन लोगों ने नारा लगवा करके युवाओं को भी, जो आप तो हल्ला करना कि जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हो गया, उसमें पास हो गया। लेकिन जब बाद में इस डाट को पढ़ा गया तो जो बुढ़े नेता थे उनकी तो जो उनके उसका रीजन था कि ये मैसेज जब जाता सरकार के पास, तो सरकार के पास उनके पास क्या जवाब देते, क्योंकि ये दोनों तरफ से चलते थे ना, इधर से भी चलते थे उधर से भी चलते थे, दोनों लोग। सरकार, अब सरकार को क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई ये क्या डॉक्टर ने प्रस्तुत किया, पूरे देश में चर्चा हो जाती है, बहस हो जाती, दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये हो गया 1927। अब आगे देखिए 1928। 1920 सेशन का एक बार, एक कलकत्ता में हुआ था सेशन, कलकत्ता में हुआ।